नमस्कार मित्रों, दिस इज मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर 31 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की, जिन्होंने जो है इस बार के वर्ल्ड कप के फाइनल में जो है जगह बना ली है और इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज किया है। तो नारी शक्ति को नमन करते हुए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। आज का पहला जो हमारे पास यहाँ पर करंट अफेयर है, Dictionary.com ने 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर किसको यहां पर घोषित किया है? तो वो किया है यहां पर 67 को। ठीक है, इसको हम 67 नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहां पर 67। ठीक है, 67 इसको जो है यहां पर बोलते हैं, ना कि 67। ठीक है, ये जो नई पीढ़ी अभी चली है, जिस तरीके से डिवाइड किया गया है पूरी जनरेशन को, तो ये कहा है कि भाई ये खासकर जो है जेन अल्फा पीढ़ी के बीच एक संख्या भाषा के रूप में इस्तेमाल इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो 67, यह संख्या 67 नहीं बल्कि 67 के रूप में इसको जो है हम यूज करते हैं, उच्चारित करते हैं। और इसका उपयोग जो है अनिश्चितता और उदासीन की भावना को दर्शाने के लिए यहां पर किया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि कभी कभी इसका जो है हम निकाल सकते हैं कि सही नहीं या फिर ठीक नहीं। ठीक है, तो अब आप जो है इन शब्दों के अपेक्षा जो है यूज कर सकते हैं यहाँ पर 67। ठीक है, एक नया वर्ड यहाँ पर डिक्शनरी में जो है यूज किया है। तो आगे आने वाले समय में आपको जो है कई बार चैट में इस तरह के वर्ड यहाँ पर यूज आप करते हुए युवाओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट वो वर्ड है हमारे पास यहाँ पर, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर वर्ष कब बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है कब? 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर में राष्ट्रीय एकता दिवस हम बनाते हैं। और 2014 से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। सरदार पटेल के रूप के स्मृति के रूप में हम इनको बनाते हैं, जो लौह पुरुष हैं भारत के। ठीक है, और कई रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के, राजी करने के लिए इनके योगदान को विशेष रूप में उल्लेखनीय किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को जो है हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, और लौह पुरुष की संख्या भी जो है इनको दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि हाल ही में ही जारी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI रिपोर्ट के अनुसार भारत का, ठीक है, ये भारत का है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ठीक है, एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और यहां से प्रश्न बनने की जो है आप संभावनाएं देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं पूरी दुनिया का, ठीक है, पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो वो है यहां पर लाहौर। ठीक है, लाहौर जो है पूरी दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है और लास्ट ईयर भी जो है वो लाहौर ही था। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत का जो पहले स्थान पर रहा है वो रहा है यहाँ पर श्री गंगानगर। ठीक है, श्री गंगानगर यहाँ पर रहा है। दिल्ली जो है इस बार यहाँ पर टॉप 10 में भी नहीं है। ठीक है, हालांकि जो उसका अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर AQI लेवल जो है वो 400 प्लस है। ठीक है, 400 प्लस है दिल्ली का, लेकिन इस बार वो जो है शामिल नहीं है। तो एक बहुत बड़ी जो है संकट का विषय भी यहाँ पर ये सकता है कि जो रिमोट एरिया के जो सिटीज़ हैं वो भी अब प्रदूषण से प्रभावित यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करता हूँ श्रीगंगानगर राजस्थान का है, तो इसका जो AQI है यहाँ पर 830 है। ठीक है, सिवानी की बात करते हैं हरियाणा के अंदर, तो ये सेकंड स्थान पर 644 है। और अबहोर जो पंजाब में है उसका कितना है? 634 है। ठीक है, तो इतना बड़ा अंतर यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। और जो एक बड़ी संकट का विषय भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो रिमोट एरिया की जो सिटीज़ हैं वो भी इतने प्रभावित यहाँ पर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही सेफ संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से यहाँ पर उनको सम्मानित किया गया है? तो अगर हम बात करते हैं, उनको यहाँ पर जो पुरस्कार मिला है वो है यहाँ पर टॉप एग्री फूड पाइनियर्स अवार्ड यहाँ पर बहुत मिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं यहाँ पर इसको देख सकते हैं। बात करेंगे डिटेल में, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो ये पुरस्कार है, कुछ अन्य पुरस्कार भी यहाँ पर जो है वो दिए जाते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, ये जो है खाद्य और कृषि नवाचार के लिए नोबल जैसा पुरस्कार ही यहाँ पर एक वार्षिक पुरस्कार है जो मिलता है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपके पास है टॉप एग्री फूड पाइनियर्स, जो संजीव कपूर को यहाँ पर मिला है, तो वो इस श्रेणी का पुरस्कार यहाँ पर मिला है।
तो ये है यहाँ पर खाद्य प्रणालियों में नवाचार करने वाले अग्रदूतियों की सूची में जो है शामिल किया गया है यहाँ पर संजीव कपूर को। तो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ये पूरा डिटेल में यहाँ पर प्रश्न बनने की संभावना है। तो तीसरा पुरस्कार है वो है यहाँ पर बोर्डलो डायलॉग्स। ये वैश्विक खाद्य सम्मेलन और नीति मंच के रूप में जो है इनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। संजीव कपूर ने सिर्फ पाक कला यानी जो हमारे पास पाक कला के लिए नहीं बल्कि भोजन को सामाजिक परिवर्तन के माध्यम के रूप में उनको जो है सम्मान यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उनकी पहल है यहाँ पर एक न्यूट्री पाठशाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से जो है डीप में प्रश्न बनने की संभावना है। हम देखते हैं न्यूट्री पाठशाला है जो स्कूलों, किसानों और पोषण कार्यक्रम को यहाँ पर क्या है सम्मिलित करती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था एग्जाम के लिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि पोसाइडन ड्रोन जिसे रूस ने विकसित किया है वह किस प्रकार का हथियार है। ठीक है, वो जो है किस प्रकार का हथियार यहाँ पर है। तो अगर मैं बात करता हूं जो यहाँ पर पोसाइडन ड्रोन है वो समुद्र के नीचे चलने वाला एक परमाणु संचालित जो है वो ड्रोन है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करेगा जैसे आपकी जो पनडुब्बी है वो काम करती है। तो ये ड्रोन जो है समुद्र के अंदर चलने वाला एक ऐसा ही जो है एक हथियार, एक ड्रोन यहाँ पर बनाया है रूस ने। तो देखो रूस ने जो है दो उपलब्धि यहाँ पर हासिल की है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। एक तो यहाँ पर जो ये बनाया है यहाँ पर पोसाइडन ड्रोन, ठीक है, एक जो उसने जो है बुरवेस्टनिक जो मिसाइल बनाई है। ये दो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हम देखते हैं रूस की, जो आने वाले समय में जो है एक संकट या चिंताजनक जो है आपके पास यूरोप और अमेरिका को ला देगी। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 29 अक्टूबर 2025 को बताया है कि रूस ने सफलतापूर्वक पोसाइडन ड्रोन यानी एक परमाणु संचालित जो है परमाणु रिएक्टर से संचालित होने वाली एक मानव रहित जल ड्रोन का यहाँ पर परीक्षण किया है। ठीक है, और यह जो है प्रणाली क्या करेगी, यह प्रणाली जो शत्रु देश हैं उनके अंदर सुनामी भी पैदा कर सकती है। ठीक है, जहां पर हमारे समुद्र में जा रही है और वहां से वो सुनामी पैदा करने की जो है क्षमता भी यहाँ पर रखती है। तो ये जो है बताया है यहाँ पर रूसी राष्ट्रपति ने। ठीक है, जो रेडियोधर्मी सुनामी उत्पन्न करने में यहाँ पर सक्षम है, जो व्यापक विनाश यहाँ पर ला सकती है तटों वाले क्षेत्रों में। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो अगर बात करेंगे यहाँ पर हमने पहले भी डिस्कस किया था अपनी क्लास में, बुरवेस्टनिक जो मिसाइल है ये भी क्या है परमाणु से चलने वाली एक मिसाइल है जो लगभग भाई 15 घंटे जो है 15 आवर्स जो है ये रही है हवा में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी दूरी की तो जो इसकी दूरी है वो यहाँ पर असीमित रखी गई है, यानी ये कितनी भी जो दूरी है उसको यहाँ पर चलाई जा सकती है। ठीक है, तो दो बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर रूसी राष्ट्र जो रूसी देश ने यहाँ पर प्राप्त की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिणी कोरिया द्वारा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, दक्षिणी कोरिया द्वारा कौन सा यहाँ पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है। तो वो है यहाँ पर ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन खवा। ठीक है, मुगुन खवा जो है ऑर्डर यहाँ पर इनको मिला है और साथ साथ जो है एक मुकुट भी यहाँ पर दिया गया है इनको। ठीक है, तो ये मिला है किसको भाई, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे आने वाले एग्जाम में बनने की संभावना हम देख सकते हैं। और पहले ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति है जिनको ये पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दक्षिणी कोरिया सरकार ने ट्रंप को यह सम्मान जो है एशिया प्रशांत, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एशिया प्रशांत में शांति और संवाद के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो दो विभाजित जो देश थे, और इसमें अगर हम बात करते हैं ट्रंप ने बातचीत भी की थी यहाँ पर उत्तरी अमेरिका से, लेकिन दक्षिणी कोरिया के साथ उसके संबंधों को प्रभावित किए बिना बातचीत की थी। तो दक्षिणी कोरिया ने फिर भी जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और संवाद के प्रयासों के लिए यह जो है पुरस्कार उन्होंने प्रदान किया है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास 2025 में किस देश के राष्ट्रपति यानी 92 वर्ष की आयु में पुनः निर्वाचित होकर दुनिया के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति बने हैं। तो वो कौन से देश के हैं भाई, वो है कैमरून देश के। ठीक है, कैमरून देश के जो है ये राष्ट्रपति यहाँ पर बने हैं और इनका नाम है यहाँ पर पॉल बिया। ठीक है, पॉल बिया जो है इनका नाम यहाँ पर है, जो ये राष्ट्रपति बने हैं और काफी लंबे टर्म्स में जो है ये राष्ट्रपति बने हैं, लगातार जो है 8वीं बार बने हैं। ठीक है, 8वीं बार जो है ये यहाँ पर राष्ट्रपति बने हैं, 92 वर्ष के हैं। अभी फिलहाल की बात करते हैं तो सबसे अधिक आयु के जो है राष्ट्रपति हैं पूरे विश्व में। ठीक है, डिटेल में बात करेंगे।
राजनीतिक निरंतरता को चौंकाने वाला उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कैमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, कौन बने हैं? पॉल बिया ने 92 वर्ष की आयु में फिर से जो है चुनाव जीत लिया है और विश्व के सबसे वृहद कार्यरत राष्ट्र अध्यक्ष बने हैं। उनकी लगातार जो है वो 8वीं जीत है, ठीक है। और अपने बात करेंगे तो यहाँ पर जो उन्होंने वोट प्राप्त किए हैं, फिर 53.66 वोट मिले हैं और उनके जो प्रतिद्वंदी थे ईसा चिरोम बाकरी को जो है 35% वोट, यहाँ पर 35.19% वोट यहाँ पर उनको मिले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हाल ही में ही भारत ने किस देश में अपनी आईनी एयरबेस से वापसी की है? तो भाई बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टार बना दूंगा, उसको इंपोर्टेंट भी यहाँ पर लिख दूंगा कि आईनी एयरबेस कहाँ पर था। तो ये था कहाँ पर? तजाकिस्तान में, ठीक है, तजाकिस्तान में था। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपके आने वाले एग्जाम में इसके बनने की जो है संभावनाएं यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। और तजाकिस्तान कहाँ है भाई? मध्य एशिया में है, ठीक है। और मध्य एशिया में जो था ये एयरबेस था, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी लड़ाकू विमान तो भारत ने तैनात नहीं किया था, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसकी जो तैनाती 2021 में की गई थी, ठीक है, 21 में की गई थी। और एक बहुत बड़ा जो है ये हम कह सकते हैं धक्का लगा है भारत को, ठीक है। बात करें डिटेल में भी, तजाकिस्तान ने आईनी एयरबेस पर अपना संचालन आधिकारिक रूप से बंद कर दिया, जो मध्य एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकाना था। सोवियत काल के इस बेस को पुनर्सक्रिय करने के लिए आरंभ किया गया था। वर्ष 2022 में भारतीय सैन्य कर्मों की तैनाती से संबंधित एक द्विपक्षीय समझौता हुआ था तजाकिस्तान के बीच आईनी एयरबेस में, लेकिन वो क्या है, वो कंटिन्यू नहीं रह पाया भारत की तरफ से। और मैं बात करता हूं जो भारत ने 1998 में, ठीक है, 1998 में पहला सैन्य बेस जो है वो भी तजाकिस्तान में ही बनाया था। तो वो कौन सा था? तजाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है यहाँ पर फरखोर, ठीक है, फरखोर एक स्थान है जो पहला एयरबेस था यहाँ पर भारत का 1998 में जो भारत ने बनाया था। तो उसमें जो है हेलीकॉप्टर मरम्मत सुविधा और एक सैन्य अस्पताल यहाँ पर शामिल किया गया था। 2008 में इसको जो है बंद कर दिया गया था, ठीक है, 2008 में जो है इसको बंद कर दिया गया था, ठीक। और उसके बाद जो है फिर आईनी एयरबेस था 2022 में जो है इसको जो है यहाँ पर शामिल किया गया था। तो भारत ने जो है आईनी एयरबेस में कोई ऐसा लड़ाकू विमान जो है वो नहीं यहाँ पर लगाया था, लेकिन एक हेलीकॉप्टर जरूर तैनात था यहाँ पर MI7, ठीक है। MI जो 7 था वो केवल यहाँ पर तैनात था, लेकिन वो जो है तैनात था यहाँ पर कि वो जो है तजाकिस्तान की भी यहाँ पर हेल्प करता था, ठीक है। तो ऐसा केवल भारत के लिए नहीं था, MI7 जो था वो आईनी एयरबेस पे तैनात था, ठीक है। डिटेल में तो यहाँ पर यही था, बाकी जो जो सोवियत संघ था वो वहाँ से जिस तरीके से उसने अपने आप को निकालना स्टार्ट किया था, तो भारत का भी था क्या कि वहाँ से जो है वो निकलना स्टार्ट यहाँ पर कर दिया था उसके साथ ही। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि हाल ही में ही 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है यहाँ पर रजना देसाई, ठीक है। रजना देसाई जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है। और ये क्या है भाई? सुप्रीम कोर्ट की जज भी रही है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण था, सुप्रीम कोर्ट की क्या है, ये जज भी रही, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण था आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर डिटेल भी हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोकण 2025 अभ्यास किसके बीच आयोजित किया गया और यह भारत के किस तट पर है, ठीक है। तो भारत के तट पर है, वो है यहाँ पर पश्चिमी तट पर सॉरी। तो भारत और भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच जो है ये रहा था पश्चिमी तट पर होने वाला जो है ये युद्धाभ्यास था। यानी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये तो हो गया यहाँ पर मालाबार तट, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पर कोकण तट, ये हो गया यहाँ पर उत्तरी सरकार तट, और ये हो गया यहाँ पर कोकण तट। तो ये पूरा आपका यहाँ पर सिनेरियो था जो आज हमने यहाँ पर डिस्कस करा। जाहिर सी बात है कि आपको पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।